गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। अगर आपको स्टोरी सुनना पसंद है तो ये स्टोरी को पूरा सुनिए। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना। और मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम विक्की है। यह बात उस समय की है जब मेरी उम्र 17 साल की थी। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे पापा के 4 भाई थे और मेरे पापा सबसे छोटे थे। उन सब की औलादें जवान थी और सब अपने अपने घरों के हो गए थे। सबके यहाँ बेटियाँ थी, लेकिन मैं उसे ख़ानदान का इकलौता बेटा था। इसी वजह से सबका लाडला था। ख़ानदान का इकलौता बेटा होने की वजह से सब मुझे बहुत प्यार करते थे और सब मेरे नखरे उठाते थे। मेरे सारे चाचा मुझे ऐसे प्यार करते थे जैसे मैं असल में उनका ही बेटा हूँ। मेरे मुंह से निकली हुई कोई भी ख्वाहिश 2 ही मिनट में पूरी कर दी जाती थी। पर उसे घर में एक ऐसा इंसान था जिसने मेरे साथ फ़िलहाल तो क्या, आज तक मुझसे प्यार से बात तक नहीं की, जिसने मुझे कभी प्यार भरी नज़रों से देखा तक नहीं, जो मेरा इतना ख्याल भी नहीं रखती थी जितना ख्याल रखना मेरे लिए उनका हक बनता था। उसने कभी मेरी हिम्मत तक नहीं बढ़ाई, पढ़ाई कभी मुझे यह तक नहीं कहा कि मैं उसके लिए अहम हूँ। और वह थी मेरी माँ। हाँ दोस्तों, मेरी माँ मेरे साथ सौतेले बेटे जैसा सलूक करती थी। मैं पढ़ाई में अच्छा था, हर बार फर्स्ट आता था, फिर भी वह मेरी तारीफ़ नहीं करती थी। कोई भी अच्छा काम करता था तो भी वह मुझसे गुस्सा ही रहती थी। पापा भी अक्सर उनको समझाते थे कि ऐसा क्यों करती हो। सब रिश्तेदार भी कहते थे कि इस औरत को तो अपने बेटे की कोई कद्र ही नहीं है। एक दिन मेरी माँ ने तंग आकर सबके सामने कह दिया, हाँ, मैं एक बेटे की माँ हूँ तो क्या करूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम लोगों के घर में सिर्फ बेटियाँ हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए यह बहुत बड़ी बात होगी। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों को इतना एहसास है तो तुम कर लिया करो इसकी फ़िक्र, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं आज तक अपनी माँ से कोई बदतमीज़ी नहीं की थी, उसे उनके खिलाफ़ जाकर कोई भी काम नहीं किया था, फिर भी उसका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों था। मेरी यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। मुझे यह भी पता चला कि एक बार मेरे पापा ने मेरी माँ से ज़बरदस्ती डिवोर्स भी ले ली थी, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी। माँ ने मुझे इस बात की वजह तक नहीं बताई, वह मुझे अपने दुख तक नहीं बढ़ती थी। पर वह तो मेरी माँ थी, मैं भी उनसे मोहब्बत करता था। एक चाचा का रवैया भी सबके साथ बहुत ज़्यादा बुरा था, लेकिन वह तो सबके साथ ही ऐसे थे। हाँ, और हम जानते हैं कि वह है ही ऐसे। लेकिन मेरी माँ मेरे कजन्स के साथ अच्छे से पेश आती थी, पर मैं उनका अपना बेटा था, लेकिन मुझसे प्यार कभी नहीं करती थी। मैं उनकी मोहब्बत के लिए तरसता रहता था। इसके अलावा हर रात मेरी माँ मुझे जहर जैसा कड़वा शरबत पिलाती थी। यह काम वह मेरे बचपन से ही कर रही थी। उन्होंने एक दिन भी लोग मिस नहीं किया। पहले जब मैं छोटा था तो उसकी बात मान लेता था, पर मुझे उसका रवैया बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि आखिर वह मुझको यह शरबत क्यों पिलाती थी। बस यही एक काम था जो वह मेरे लिए करती थी, और रात को मेरे कमरे में मेरे लिए वह शरबत लेकर आया करती थी और उस वक्त तक वहाँ बैठी रहती थी जब तक मैं शरबत को पी नहीं लेता। एक दिन तो शरबत पीने से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। रात को मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा था। सर बहुत परेशान हो गए थे मुझे रात को ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, आप जो भी पी रहे हैं उसे अब न पिए। फिर अगली रात मैंने अपनी माँ को शरबत पीने से मना कर दिया। अपनी सेहत के बारे में बताया, पर वह नहीं मानी, जैसे उनको मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं थी। क्या वह नहीं जानती थी कि मैं रात ही अस्पताल से वापस आया हूँ। यहाँ तक कि मैं अपनी माँ को साफ साफ मना कर दिया था कि मुझे इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं पीनी है, पर उनको मेरी ज़रा से भी फ़िक्र नहीं थी। सिर्फ इतनी ही नहीं, बस वह किसी तरह वह जहर जैसा शरबत पी लूँ। आज पहली बार मैंने यह शरबत पीने से मना कर दिया। मैं अपने इरादे का पक्का था। वह समझ गई थी कि शायद मैं उसकी बात आज नहीं मानूंगा। मैं वह शरबत नहीं पिया। वह मुझे मिन्नतें करती रही मुझसे। वह बहुत परेशान लग रही थी। अचानक उसके ऐसी बातें मुँह से निकल गई जिससे मुझे हैरान कर दिया।
उसने इतना ही कहा, अगर मैंने वह शरबत नहीं पिया तो गजब हो जाएगा। तुम प्लीज़ यह शरबत पी लो बेटा। अगर तुमने यह शरबत नहीं पिया तो क़यामत आ जाएगी। कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बस तुम मेरी बात मान लो। पर मैं नहीं माना। वह रोते हुए कमरे से चली गई। आज मुझे उनके रोने का भी कोई परवाह नहीं था, बल्कि मैं तो यह सोच रहा था कि उनको अपनी जिद बदलनी होगी। फिर मैं सुकून से सो गया और सुबह एक बुरी खबर के साथ मेरी आँख खुली। वह बुरी खबर सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो बुरी खबर यह थी कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो रात को ठीक ठाक सोई थी और सुबह पता चला कि रात के किसी पर ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की वजह समझ में नहीं आई। न तो उनको कोई बीमारी थी, न ही उनके साथ में कोई हादसा हुआ था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग में सवाल तो बहुत है, पर सवालों के ज़्यादा दम था मेरी माँ ने जो कहा था उसे बात में कि शरबत पी लो नहीं तो कुछ हो जाएगा। क्या मेरी माँ का इशारा इस तरफ था? और वह शरबत पीने से मेरी माँ की ज़िंदगी पर क्या असर हो सकता था? यह बात मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन मैं खुद को ही मुजरिम महसूस कर रहा था। क्या मैं अपनी माँ की मौत की वजह बना रहा था? अगर मैं वह शरबत पी लेता तो क्या आज मेरी माँ जिंदा होती? सवाल और सदमा दोनों मिलकर मेरी जान दे रहे थे। मैं दिमागी मरीज की तरह बन गया था। मैं बहुत रोया था। मेरे लिए यह सदमा बहुत बड़ा सदमा बन गया था। घर के शोक का माहौल था। पापा भी सर में थे। कुछ दिन बाद मैं अपने दोस्त के यहाँ चला गया। वह भी मुझे तसल्ली दे रहा था और वहाँ से लौट आने में लेट हो गया। यह पहली बार था कि मैं अपनी माँ के मौत के बाद घर से निकला था। आसमान पर चाँद था। उसकी चांदनी और सितारों के टिमटिमाते रोशनी ने माहौल को खुशगवार बनाया हुआ था। रात के सन्नाटे में मैं अकेला, यह मेरा पहला चांस था। जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी, मैंने वह शरबत नहीं पिया था। तब से मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, ऐसा दर्द जिसको मैं नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गया और उनसे कहा कि शायद टेंशन और सदमे की वजह से आपके सर में दर्द है। पर मैं जानता था कि असल वजह क्या है। यह दर्द तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा था। घर के हालात भी कुछ अजीब हो गए थे। मेरी एक कज़न सीढ़ियों से गिर गई और उसका सर फट गया। वह बिस्तर पर पड़ी थी कि दूसरी भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मेरी एक चाचा किचन में काम कर रहे थे। उनको भी बहुत दर्द हो रहा था। उनके पैरों पर गर्म दूध गिर गया और इधर मेरे चाचा ने सिर्फ मुझे बताया कि कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। आप कारोबार में भी बहुत ही मुश्किल आ रही है। और मेरे पापा तो तब से ही बीमार थे जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी। वह तो बिस्तर से ही लगे पड़े थे, न उठते थे, न ढंग से खाना खाते थे, कुछ भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मेरे सर का दर्द भी नहीं जा रहा था। मैं दवाइयाँ खाकर पागल सा हो चुका था। चाचा ने कारोबार में नुकसान की बात मेरे पापा को नहीं बताई थी और मुझे भी कहा कि यह बात घर में किसी को नहीं बताना, क्योंकि सब और परेशान हो जाएंगे। घर में सब कह रहे थे कि जब से मेरी माँ गई है तो घर के हालात भी काफ़ी ख़राब हो गए हैं। पर मुझे लग रहा था कि बात सिर्फ यही नहीं है, बात कुछ और भी थी। मुझे मेरी माँ की बात याद आ गई। अगर मैंने यह शरबत पीना छोड़ दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं अपनी माँ के कमरे में गया और तलाश करने लगा कि वह शरबत कैसे बनती थी। उसमें मुझे एक डायरी मिली जिसमें एक पेज पर कुछ लिखा हुआ था। उसको देखकर मैं हैरान रह गया। उसे यह शायद किसी को पता लिखा था, जिसके नीचे लिखा था, मुसीबत में इसे मिले ही। मैं एक दिन वहाँ जाने के लिए सोचा और जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखकर सब हैरान हो गया। वह किसी बाबा का घर था। मेहरबान इसलिए हो गया
क्योंकि हमारे ख़ानदान में कोई भी ऐसी बातों को नहीं मानता था। मैं अंदर गया और अपने नंबर का इंतज़ार करने लगा। मैं वहाँ बैठे हुए कुछ लोगों से उस बाबा के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा यह बहुत पहुँचे हुए बाबा है। मैंने कहा आपके बाबा आपसे कितने पैसे लेते हैं? कम से कम 1000 तो लेते ही होंगे। तो वह कहने लगे कि ये बाबा 1 रुपये भी नहीं लेते। मैंने कहा अच्छा, जो अपनी मर्ज़ी से दे दे तो रख लेते हैं। उसने कहा कि नहीं नहीं, यह ऐसा कोई रिवाज नहीं है। अगर फिर भी कोई जिद करे तो कुछ तो देना चाहता है तो बाबा उसे कहते हैं कि तुम गरीबों में कोई चीज़ बांट दे, उसका फल तुम्हें ही मिल जाएगा। लेकिन बाबा किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया, लेकिन फिर भी मेरी ऐसी चीज़ों पर कोई भरोसा नहीं था। मैं बाबा के कमरे में दाखिल हुआ तो वह मुझे देखकर चौंक गए और चौंक कर कहने लगे कि उनके चौंकने का तरीका ऐसा था कि मैं हैरान हो गया कि आखिर यह क्या सोचकर इस तरह के हैरान हो गए। और फिर उन्होंने एक बहुत ही अजीब हरकत की। उन्होंने वहाँ बैठे सब लोगों को बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने मुझसे ऐसी बात की कि मैं हैरान हो गया। उन्होंने मुझसे कहा तुम अभी तक जिंदा हो? मुझे तो लगा था कि तुम मर गए होगे। आखिर उनकी इस बात का क्या मतलब था? मैं तो उनको पहली बार देख रहा था और मुझे क्या मर जाना चाहिए? मैं उनके सामने बैठा और उनसे पूछा कि आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो ज़िंदगी में आपको पहली बार मिला हूँ आपसे। फिर आपने मुझे देखते ही ऐसी बात क्यों कही? आपने उन सबको बाहर क्यों भेज दिया? आखिर क्या बात है, मुझे बतलाइए। मैंने उनको सब कुछ बताया कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है और मेरे घर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सब कुछ तबाह होता जा रहा था। कारोबार भी तबाह हो रहे थे, घर के लोग भी बीमार पड़ रहे थे, मेरे सर में भी हमेशा दर्द होता है। फिर उन्होंने मुझे एक बात ऐसी बताई कि जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि तुम खानदान में अकेले लड़के हो, यानी सारी जायदाद के वारिस तुम हो, इसीलिए तुम्हारे दादा ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था। तुम्हारे बाकी के चाचा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन सब की बीवियां ने मिलकर तुम पर बहुत बड़ा काला जादू करवाया था। वह जादू बहुत ही भयानक था। हम भी हैरान थे कि कोई इस कदर पत्थर दिल कैसे हो सकता है, किसी पर ऐसा जादू कैसे करवा सकता है। इस जादू की वजह से तुम बस 2-3 महीने ही जी पाते, पर तुम्हारी माँ जो एक अच्छे दिल वाली औरत थी, उसको सब कुछ पता चल गया था। उसने तुम्हारे बाप को बताया तो उससे झगड़ा हो गया। तुम्हारे बाप ने गुस्से से आकर तुम्हारी माँ को डिवोर्स भी दे दी थी। जब तुम्हारे बाप को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तुम्हारी माँ से दोबारा शादी कर ली। एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को लेकर मेरे पास आई। मैंने उनको सब कुछ बताया, लेकिन उन्हें फिर मुझ पे विश्वास नहीं हुआ और फिर तुम्हारी माँ ने मुझे कोई हाल पूछा। तब से मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। मुझे तुम्हारी माँ की बात का यकीन था। मैंने उसे जादू का तोड़ तो किया, पर वह जादू बहुत ही ताकतवर था। यह सिर्फ जादू तुम पर जब तक ही असर रहेगा तब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते, लेकिन तब तक तुम्हें वह रोज़ मंत्र वाली जड़ी बूटी वाला शरबत पीना था। यह जड़ी बूटी वाला शरबत वह मुझसे ही ले जाती थी और तुमने वह नहीं पिया, इसलिए सबसे पहले उसे जादू का असर तुम्हारी माँ पर हुआ, क्योंकि वही थी जिसकी वजह से जादू रुका हुआ था। और फिर तुम पर भी उसका असर धीरे धीरे होने लगा। मैं हैरान होकर पूछा कि यह जादू मुझ पर मेरी चाची ने करवाया है, तो फिर उन पर भी मुसीबत क्यों आ रही है? तो बाबा ने बताया क्योंकि अब यह जादू खत्म होने वाला है, इसीलिए उन लोगों पर भी इसका असर हो रहा है। अभी तुम्हारे 18 साल के होने में 1 महीना और बाकी है। बस तब तक तुम यह शरबत पीते रहो और उसके बाद उसे जादू का असर खत्म हो जाएगा। तुम्हारी माँ तो अब वापस नहीं आ सकती, पर शायद तुम्हारी जान बच जाएगी। जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने अपनी जिद में आकर अपनी माँ को ही खो दिया। एक बार भी नहीं सोच सकता था कि माँ तो माँ होती है, उसकी मोहब्बत कभी कम नहीं हो सकती।
मैं अपने पापा को यह सब कुछ बताया, लेकिन पापा अभी भी मेरी बात को मानने को तैयार नहीं थे कि उनका खंडन ऐसे कर सकता है कोई। उनका कहना था कि तुम्हें इतनी मोहब्बत मैंने नहीं की जितनी मेरे भाइयों ने और उनकी पत्नियों ने तुम्हें मोहब्बत की है, और मेरा उनके लिए बस यही कहना था कि उनकी मोहब्बत के पीछे असल में उनका एक मकसद छिपा हुआ था। आपने मेरी माँ की बात नहीं मानी, यहाँ तक कि उनको एक दफ़ा डिवोर्स भी दे डाली, सिर्फ अपने ख़ानदान वालों के लिए। आप क्यों नहीं समझ रहे हो पापा कि मेरी बात को मेरी माँ सच कह रही थी। मैंने भी उन सारी चीज़ों को महसूस किया है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मेरे पापा ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने अपनी माँ को वह डायरी अपने पास रख ली और उसमें यह भी लिखा था कि तुम्हारे पापा यह बात भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वह अभी भी इस जादू के असर में है। इसीलिए मैंने अपने पापा को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब मैं उसे बाबा के ढेर सारी जड़ी बूटी लाकर खुद ही शरबत बनाने लगा, और फिर मैं शरबत को बनाने में कितनी मेहनत लग रही थी और यह काम छुपा कर भी करना पड़ता था, तो मेरी माँ ने सब घर वालों से छुपाकर मेरी जान बचाने के खातिर क्या कुछ नहीं किया, और मैं जाते जाते भी उनसे बदतमीजी कर दी। यह शिकवा मुझे खुद से सारी ज़िंदगी रहेगी। मैं 1 महीने तक वह शरबत पिया। काम हो गया। सिर्फ मेरी माँ की वजह से मेरी माँ वापस नहीं आ सकती थी, लेकिन मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं वह घर छोड़ दिया और मुंबई में रहने लगा। बहुत ही मेहनत से पढ़ाई की, अपना घर बनाया और फिर एक होटल भी बनाया, जिनको मैं अपने माँ के नाम पर कर दिया। इस बात का मुझे बहुत दुख था कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं आए। मेरे पापा को भी अब दौलत से कोई मतलब नहीं था और मुझे भी नहीं थी। मेरी ख़ानदानी दौलत जिसे मेरे अपनों को ही मेरे से दुश्मन बना डाला। मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरे घर वालों की मोहब्बत के पीछे नफ़रत भरी पड़ी है। सलाम है मेरी माँ को, जिसने सारी ज़िंदगी इस रात को अपने सीने में दफन रखा, सिर्फ इसलिए कि वह मेरी जान बचा सके, और ऐसे ही वह इस दुनिया से चली गई। दोस्तों, विक्की ने अपने घर को छोड़कर सही फैसला लिया या गलत, हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।